जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था भारत के विस्तार और अवस्थिति। हमने उसमें बताया था भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में अक्षांश रेखाएं का विस्तार कितना है, देशांतर रेखाओं का विस्तार, ये सब कुछ हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। हमने यहाँ तक लास्ट बताया था, अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ाया था। अब उसके आगे आज पढ़ना है। जैसे कि टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ पहले। भारत का विस्तार और अवस्थिति। भारत का विस्तार और अवस्थिति ये हमारा टॉपिक था, और इसी के आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमारा ये जो है ये देशांतरी विस्तार भारत के पश्चिम का, भारत के सबसे पश्चिमी देशांतरी क्या है, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर था। और ये क्या था, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्लियर है? अब देखो कि भारत में 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 तक, 68 डिग्री देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य कितनी देशांतर रेखाएं हैं। मतलब कि भारत में बहुत सारी देशांतर रेखाओं का विस्तार पाया जाता है। कुल मिला के भारत में 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार पाया जाता है। भारत में 30 देशांतर का विस्तार पाया जाता है। बोलो सर कैसे? 68 से देख लो 97 के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं आती हैं? लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? अब देशांतर रेखाएं ये आती हैं, ठीक है। भारत में 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार पाया जाता है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार पाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में या पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो देखो 30 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट। अब देखो 120 मिनट जो आया ना, ये 120 मिनट तो आ गया। मतलब जो यहाँ का समय होगा अलग होगा हमारे भारत में, क्योंकि 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार पाया जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ का समय कुछ और होगा, और पूर्वी भारत का समय कुछ और होगा, और पश्चिमी भारत का समय कुछ और होगा। इसलिए जिस देश में, जिन देशों में या जिन कंट्रियों में ज्यादातर देशांतर रेखाओं का विस्तार है, उन कंट्रियों में क्या माना गया है कि बीच वाली देशांतर रेखा को, यानी मध्य की देशांतर रेखा को उस देश का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो हमारे यहाँ देखो, अगर हम ऐसा देखेंगे कि देखो यहाँ पर सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं इस जगह पे, गुजरात में सुबह के 6 बज रहे हैं। और जब हम पूर्व के क्षेत्र में देखेंगे, पूर्व के क्षेत्र में देखेंगे तो 2 घंटा पहले होता है।
मतलब यहाँ का समय यहाँ के समय से 2 घंटा पीछे हो जाएगा, क्योंकि 120 मिनट क्या है, 120 मिनट का अंतर है यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 120 मिनट का अंतर है, अर्थात 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो हमारे देश में भी ये व्यवस्था की गई कि जो भारत के बीच में जो भी देशांतर रेखा होगी, उस देशांतर रेखा को हम क्या मानेंगे, भारत की क्या मानेंगे, मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, इसको क्या बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा। अब ये क्या है, इस मानक समय रेखा का नाम क्या रखा गया है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, इस मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री नाम दिया गया है। यहां से लेकर के यहां से जाएंगे तो 82.5 मिडिल में पड़ेगी और यहां से वापस आएंगे तो 82.5 डिग्री मिडिल में पड़ेगी। इसलिए भारत के समय, भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी राज्यों का समय में अंतराल कितने घंटे का हो जाता था, 2 घंटे का। इस कारण से पूरे भारत का समय एक हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भारत में भी मध्य की देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। और ये भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। क्लियर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का समय अलग होगा और यहाँ का समय अलग होगा और यहाँ पर जो समय होगा वो अलग होगा। जो समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे होगा वही समय पूरे भारत में मान्य होगा। ठीक है? अब ये 82.5 डिग्री देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी एक जगह का नाम है, वहां से होकर गुजरती है। क्लियर है? 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहले देख लो, उत्तर प्रदेश, क्लियर है? दूसरा आता है मध्य प्रदेश, क्लियर है? तीसरा आता है छत्तीसगढ़, चौथा आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चौथा आता है ओडिशा और 5वां आता है आंध्र प्रदेश। मैंने क्या बताया? 82.5 डिग्री भारत का मानक समय 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये इसके नीचे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ इधर छत्तीसगढ़ है।
ऐसे कुछ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लगा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ उड़ीसा लग जाता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का उड़ीसा लग जाता है, और यह वाला तट आंध्र प्रदेश कहलाता है। क्लियर है? -82.5 भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको रब कर दिया जाए। अब जैसा कि हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही बताया था शायद हमने। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? अब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे आता है। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, पहला है चीन, दूसरा है यूएसए, सॉरी, दूसरा है कनाडा, चीन कनाडा, तीसरा है रूस, चौथा है यूएसए, पांचवा है ब्राजील, एक मिनट, पांचवा है ब्राजील, और छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल में? भारत। 7वें नंबर पे आता है भारत। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस नंबर पे आता है, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पर आता है। प्रथम नंबर पे कौन आता है? चीन, दूसरे में कनाडा, तीसरे में रूस। बस इतना याद रख लो, चीन, कनाडा, रूस, और इसके बाद 7वें नंबर भारत का। क्लियर है? रब कर दिया जाए। अभी तो हमने ये बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगर पूछ ले एग्जाम पे कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नंबर पे आता है, भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पे आता है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे स्थान आता है। पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है भारत। तो क्या अगर कोई पूछ ले भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पे आता है, तो क्या बोलोगे? दूसरे नंबर पे। क्लियर है? अब देखो, अब ये तो क्षेत्रफल की बात है। अब नॉर्मल आगे देखते हैं। यहां से लेकर के इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से लेकर के भारत के दक्षिणतम बिंदु यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, और यहां पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, इसको ऐसे
ये वाले पॉइंट, यहां से यहां तक की लंबाई है 29, दिख रहा है 2933 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। यानी कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी, इस कन्याकुमारी तक भारत का कितना किलोमीटर है डिस्टेंस? 2933 किलोमीटर। क्लियर है? और भारत के पूर्व से लेकर के यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक की डिस्टेंस कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला 3214 किलोमीटर। अगर एग्जाम पे आता है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे? 2933 किलोमीटर। अगर एग्जाम पे पूछता है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 3214 किलोमीटर। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तरी बिंदु मान लो ये है, तो इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, लेकिन अभी हम यहाँ पर बताएंगे इंदिरा पॉइंट कहाँ है, लेकिन यहाँ पर है कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूभाग में इंदिरा पॉइंट नहीं आता, वो द्वीप में आता। तो अभी हम यहाँ पर क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। ठीक है? जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, उत्तरी पॉइंट, और दक्षिणी पॉइंट को कन्याकुमारी, और पूर्वी को क्या बोलते हैं? वलांगू। पूर्वी को क्या बोलते हैं? वलांगू। एक मिनट, वलांगू, और इसको बोलते हैं किबुत। ये ना किबुत। ये वाले पॉइंट को बोलते हैं किबिथु, और इसके ये वाले पॉइंट को बोलते हैं वलांगू। ये वाले पॉइंट को बोलते हैं वलांगू, इसको बोलते हैं किबुथु। ठीक है? ये तो नॉर्मल से परिचय था। अब इसके आगे में देखते हैं हम। इसको मिटा दिया जाए। ये बनाया है पृथ्वी, ये बनाया है मध्य रेखा। मध्य रेखा किसे बोलते हैं? वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या बोलते हैं 0 डिग्री निर्देशांक रेखा, अक्षांश रेखा, या बोलते हैं विषुवत रेखा। एक ही है। ठीक है? अब मैंने बताया था जब इसको दो भागों में बांट दी तो ये नॉर्थ होता है, अब ये साउथ होता है। इसको क्या बोल देंगे? यहां से इतने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इतने से पार्ट क्या बोलेंगे आप? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी
त्रिगोलार्ध। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को जो आधा है यहां से, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा आती है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। इस रेखा का नाम क्या दिया गया है? कर्क रेखा। इसका नाम क्या दिया गया है? कर्क रेखा। क्लियर है? मैंने क्या बताया? भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, उस अक्षांश रेखा को स्पेशल नाम दिया गया है कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसका नाम क्या है? मकर रेखा। ये है, मैंने क्या बताया? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नाम दिया गया है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा नाम दिया गया है। और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं बताओ। ये चीज तो क्लियर है ना? कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा नाम दिया गया। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? इसको रफ कर दिया जाए। अक्षांश और देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा ये क्या होती है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको अच्छे से डिटेल में कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा है, ये सब चीजें मैं आसानी से उसमें समझाऊंगा। यहाँ पर समझाऊंगा तो ये सब टॉपिक से बाहर हो जाएगा, ना इधर का ना उधर। क्लियर है ना? तो मैं बता रहा था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? हम क्या करेंगे? पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। पश्चिम में सबसे पहले मैप सही नहीं बना तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, भरपूर कोशिश की कि आप समझें। मैप से बताने का कारण यही है कि आप लोग याद ना करें, आप समझें, जिससे कि आपको भूलेगा नहीं। हम पूर्व से देखेंगे, पश्चिम से देखेंगे, पूर्व की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। तो कर्क रेखा कहां से जाती है? कर्क रेखा पहला कौन सा राज्य है? गुजरात। कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा
गुजरात से आगे जैसे बढ़ती है वैसे क्या मिल जाता है, राजस्थान। और राजस्थान से आगे जैसे बढ़ती है करके देखा वैसे क्या मिल जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से आगे जाती है पूर्व की तरफ, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो ऐसे याद कर लेना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ से भी देखा जाएगी। तो क्या हो जाएगा, चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा होगा, बिहार से अलग होकर के कौन सा राज्य बना था, बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था, झारखंड। गुड, झारखंड। और झारखंड के बगल में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से जैसे आगे निकलता है, पश्चिम बंगाल से जैसे ही आगे निकलती रेखा, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल यहाँ है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जैसे रेखा आगे निकलती है तो कौन सा राज्य देश पड़ता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से जैसे आगे बढ़ती है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कल रेखा जैसे आगे बढ़ती है कौन सा राज्य मिल जाता है, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो बांग्लादेश से आगे बढ़ती है तो कौन सा राज्य मिल जाता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा से आगे जैसे जाती है कल रेखा तो वैसे एक दूसरा राज्य मिलता है, मिजोरम। इस प्रकार कल रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है, कल रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको चाहे तो नोट कर ले, मैं साइड में जाता हूं। क्या है, श्रीलंका। ये छोटा सा द्वीप जो है श्रीलंका, भारत के पूर्व में, भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में। प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, ये मैं प्रायद्वीपीय वाले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र को बोलते हैं, यहाँ से लेकर के ये जो ट्रायंगल शेप बनता है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में, तो पूर्व क्या कहना है ये, तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, कौन सा समुद्र पाया जाता है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र पाया जाता है, उसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, और यहीं पर हमारा है लक्षद्वीप। एक हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है, ये द्वीप है। और यहाँ पर हमारा पाया जाता है इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। ये श्रीलंका है।
इसके इधर साइड लक्षद्वीप है, इधर साइड अंडमान निकोबार द्वीप, जो ये देखो पतले से समुद्र के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है, समुद्र में है, पतले सी एक लकीर टाइप में बना हुआ है। ये द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे।